गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों रिवीजन पार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस। ओके, कल की क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन किया था। ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन आप सबने अच्छे से समझ रखा है। बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन हमने समझा था। यहाँ पर बर्ड्स के अंदर जो फीमेल बर्ड है उसके अंदर हिट्रोगैमेटी होती है, मतलब ZW सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो मेल बर्ड होता है उसके अंदर ZZ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आ गई बात आपके? तो जो मेल है वो सिमिलर टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जबकि जो फीमेल है वो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, ओव्यूम प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है बर्ड्स के अंदर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फीमेल के ऊपर। आज बच्चों में एक और नया टॉपिक है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो है हनी बी के अंदर। हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, आप साथ साथ में नोट कर लें। ऑनलाइन जो बैठे हैं वो भी नोट कर लें और ऑफलाइन बैठे हैं वो भी नोट कर लें अपनी बायो की नोटबुक में, रजिस्टर में या किसी कॉपी में। ठीक है, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। नोट कर लें आप।
बच्चों ये नोट कर लो, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, इंपॉर्टेंट है, पहले ये सिलेबस में नहीं था लेकिन अब ऐड कर दिया गया है 12th के सिलेबस में। इंपॉर्टेंट है, वैसे बीएससी के में आता है ये, समझ लो आप। हनी बी का जो हाइव है, जो छत्ता है, बी हाइव है, उसके अंदर बच्चों 3 प्रकार की बीज आपको नजर आती है। ध्यान से सुनना, हनी बी के छत्ते में 3 प्रकार की हनी बीज नजर आती हैं। एक तो क्वीन जो कि फीमेल हनी बी ही होती है, लेकिन वो कैप्टन होती है छत्ते की। समझ में आ गई बात आपकी? क्लियर होगी बात? सेकंड होती है वर्कर बीज, वो कई सारी होती है, वो भी फीमेल होती है, वो नेक्टर कलेक्ट करती है। क्लियर होगी बात आपके? थर्ड होता है ड्रोन एक ही होता है जो कि मेल होता है, उसका सिर्फ एक ही काम होता है रिप्रोडक्शन करना। समझ में आ गई बात? इसे हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, हनी बी के अंदर जो मेल है, जो ड्रोन है, उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16। लेकिन जो फीमेल होती है, चाहे वो क्वीन हो चाहे वर्कर बी हो, उसके अंदर 32 क्रोमोसोम होते हैं। समझ में आ गई बात आपकी? मेल हनी बी के अंदर माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने से क्या है आपको पता ही है, इक्वेशनल डिवीजन है ना, इसमें ये रिडक्शनल डिवीजन नहीं है। इसमें नए जो सेल्स बनती है उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो इसमें माइटोसिस से जो नई सेल्स बनेगी वो गैमेट्स होंगे, और उनमें भी 16 क्रोमोसोम होंगे। समझ में आ गई बात? मतलब इनमें माइटोसिस से जो नए गैमेट बनेंगे, एक्चुअल में जो स्पर्म है उनके अंदर 16 क्रोमोसोम ही होंगे। कितने होंगे? 16 क्रोमोसोम होंगे। समझ में आ गई बात आपके? जो फीमेल हनी बी है, इसके अंदर मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और मियोसिस होके ओव्यूम बनेंगे। क्या बनेंगे? ओव्यूम बनेंगे, और उनमें आधे आधे क्रोमोसोम होंगे। ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है ये रिडक्शनल डिवीजन? तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे, ओव्यूम बनेंगे, उनमें 16 क्रोमोसोम होंगे। समझ में आ गई बात आपके? अब क्या होता है बच्चों के, एक बार ही सेक्सुअल कांटेक्ट होता है ड्रोन के अंदर और क्वीन के अंदर, समझ में आ गई बात? ये छत्ते से बाहर जो ड्रोन है मेल है और जो क्वीन बी है, वो एक उड़ान भरते हैं और हवा के अंदर उनका क्रॉस होता है, और जो मेल है अपने सारे स्पर्म इंट्रोड्यूस कर देता है फीमेल की बॉडी में, चाहे वो फर्टिलाइज हो ना हो, लेकिन इंट्रोड्यूस कर देता है। फिर मेल मर जाता है, फिर मेल जो होता है डेड हो जाता है। समझ में आई या नहीं यही बात आपके? ठीक है। अब जो फीमेल हनी बी है, उनमें कई सारे ओव्यूम रिलीज होते हैं। तो जो ओव्यूम फर्टिलाइज हो जाते हैं, स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो उनमें 32 क्रोमोसोम आ जाते हैं, जाइगोट के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर और नई बी के अंदर। वो होती है फीमेल हनी बी। क्या होती है वो? फीमेल हनी बी। और जो ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं होते, वो सीधा ही विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल हनी बी में डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल हनी बी में डेवलप हो जाते हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया? इसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमेट का या ओव्यूम का सीधा डेवलप हो जाना नए ऑर्गेनिज्म में, दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। तो ये 16 क्रोमोसोम वाला जो ओव्यूम है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के सीधा मेल हनी बी में डेवलप होता है। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया? बहुत ईजी है ये। अब ये जो जितनी भी फीमेल हनी बी बनेगी, इनमें से क्या है, इनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग कोई एक कैप्टन बन जाएगी, कोई एक क्वीन बन जाएगी। उस छत्ते की साइज में बड़ी होगी वो। बाकी सारी छोटी हनी बीज जो है वर्कर बीज होती हैं, जो कि नेक्टर कलेक्ट करती हैं, बी हाइव का देख रेख करती हैं। ये इनका फंक्शन रहता है। सॉरी बेटा, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं। स्टिराइल होती है, वर्कर बी जो होती है स्टिराइल होती है, और क्वीन बी फर्टाइल होती है। समझ में आ गई बात आपके? तो ये इनकी फूड हैबिट पर ऐसा डिपेंडेंट होता है। ठीक है। मेरे हिसाब से इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब तो मैं एक एग्जैक्ट पता लगा के आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्चुअली मुझे याद भी है, लेकिन अभी ये दिमाग से स्लिप हो रही है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अंडरस्टूड? अनन्या, पुलकित, समझ में आ गया आप सबको? चलिए आगे बढ़े। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में यही है, एक तो ह्यूमन का है, बर्ड्स का है और हनी बी का है।
लास्ट क्लास में मैंने और भी 2-3 बताए थे आपको, इंसेक्ट के भी बताए थे, तो वो इतना सिलेबस में नहीं है, तो अपने एक बार रिवीजन के दौरान इतना करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं म्यूटेशन। रफ कर दो, ये नोट कर लिया। इसका थ्योरी लिखाने की नीड है क्या? थ्योरी की नीड तो नहीं है? इसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं म्यूटेशन। हाँ, म्यूटेशन क्या है बच्चों? व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन डीएनए, सडन एंड परमानेंट चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो नेचुरली डीएनए ही मास्टर कॉपी है, डीएनए ही हमारे सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो डीएनए के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। तो ये अचानक होता है भाई, धीरे धीरे तो होता है, इवोल्यूशन स्लोली तो होता है, लेकिन अचानक हो जाता है सडनली, तो वो फिर म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। सडन एंड परमानेंट चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। सबसे पहला केस अमेरिका के अंदर, स्टेट राइट, एक फार्मर हुए 1731 में। बच्चों अमेरिका के अंदर स्टेट राइट नाम के एक आदमी हुए जो कि पशुओं को चराते थे, भेड़ों को, सीप को चराते थे। तो उन्होंने जो हर्ड है, जो भेड़ों का झुंड है या हर्ड है, उसके अंदर एक ऐसी भेड़ देखी जिसका एक पांव छोटा था, जिसका एक पांव क्या था? छोटा था। उस भेड़ को कहा गया एनकोन। क्या कहा गया? एनकोन। ये कंपटीशन की क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्टेट राइट पहला पॉइंट। दूसरा, जिस भेड़ को देखा उन्होंने, जिस सीप को देखा उन्होंने, उनकी एक पांव, एक लेग शॉर्ट थी, तो उसे एनकोन कहा गया। और उन्होंने देखा कि उस भेड़ से जो नई प्रोजेनीज डेवलप होती है, जो नई भेड़ें पैदा होती है, उनमें भी एक पांव छोटा रहता है, ठीक है। तो वहां से पता चला कि ये म्यूटेशन है, ठीक है। जो म्यूटेशन शब्द है, जो म्यूटेशन टर्म है, वो दी हुगो डी व्रीज ने। टर्म म्यूटेशन, टर्म म्यूटेशन given by हुगो डी व्रीज। ये भी क्वेश्चन बनता है नीट के एग्जाम में। हुगो डी व्रीज ने म्यूटेशन के बारे में बताया। एक्चुअल में म्यूटेशन की जो थ्योरी है वो इन्होंने दी थी। हुगो डी व्रीज gave the mutation theory and the term mutation was given by हुगो डी व्रीज। उन्होंने एक प्लांट के ऊपर वर्क किया, उस प्लांट का नाम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है। इस प्लांट को इवनिंग प्राइमरोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इवनिंग प्राइमरोज भी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब म्यूटेशन को सबसे पहले देखा स्टेट राइट ने अपनी भेड़ों के अंदर। एक भेड़ ऐसी थी जिसका पांव छोटा था। म्यूटेशन टर्म दी हुगो डी व्रीज ने, म्यूटेशन थ्योरी दी हुगो डी व्रीज ने। उन्होंने एक प्लांट के ऊपर वर्क किया जिसका नाम था ओइनोथेरा लेमार्कियाना, और जिसे सामान्य भाषा में इवनिंग प्राइमरोज भी कहते हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट लेते हैं पॉइंट म्यूटेशन। हाँ जी, पॉइंट म्यूटेशन। बच्चों you know about it that DNA is the polymer of nucleotide। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? शुगर, शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस के साथ में फॉस्फेट ग्रुप, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना। न्यूक्लियोटाइड में कब चेंज आएगा? जब इसका नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाएगा। तो नाइट्रोजन बेस चेंज होने पर ही तो जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है, ठीक है।
So the change in nucleotide, the change in nucleotide is called point mutation. Change in nucleotide is called point mutation. Change in nucleotide is called point mutation. इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो इसमें दो है, एक तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। इसमें दो पैटर्न है, एक तो है ट्रांजिशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या है कि इसमें एक नाइट्रोजन बेस का डिस्प्लेसमेंट किसी और नाइट्रोजन बेस से हो जाता है। समझ में आ गई बात आपके? तो इसमें दो पैटर्न है, एक तो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या है? प्यूरिन टू प्यूरिन, यानी कि प्यूरिन का डिस्प्लेसमेंट प्यूरिन से ही होता है, यानी कि एडेनिन का ग्वेनिन से या ग्वेनिन का एडेनिन से, ठीक है। और पायरिमिडिन का पायरिमिडिन से, या तो साइटोसिन की जगह थाइमिन आ जाएगा या थाइमिन की जगह साइटोसिन। तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। इसका जो सेकंड टाइप है सब्स्टिट्यूशन का वो है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन हाँ स्पेस है अपने पास जी। इस डायग्राम से कुछ समझे आप लोग? भाई ट्रांजिशन के अंदर प्यूरिन टू प्यूरिन और पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन, यहाँ पर कोई किसी को भी चेंज कर सकता है। ट्रांसवर्जन के अंदर प्यूरिन टू पायरिमिडिन या पायरिमिडिन टू प्यूरिन भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मतलब एडेनिन साइटोसिन की जगह आ सकता है, साइटोसिन एडेनिन की जगह, एडेनिन थाइमिन की जगह आ सकता है या थाइमिन एडेनिन की जगह।
थायमिन ग्वानिन की जगह आ सकता है या ये इसकी जगह आ सकता है। इसी तरीके से ये भी एक दूसरे की जगह डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्यूरिन टू प्यूरिन ही होना है या पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन होना है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आना। न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज कब आएगा? जब उसके नाइट्रोजन बेस में चेंज आएगा। समझ में आ गई? ये दो तरीके का है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यस बच्चों ध्यान से देखिए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में, मान लो एक अपना एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट समझाने के लिए कि इस तरीके से जेनेटिक कोड है, नाइट्रोजन बेसेस है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर इस तरीके से। तो मान लो कोई एक नाइट्रोजन बेस डिलीट हो गया। क्या हो गया? डिलीट हो गया। जैसे मान लो यहाँ डिलीशन ऑफ टी, थायमिन का डिलीशन हो गया, तो इसके बाद का जो सेगमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। जो बाद का जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो जी यहाँ आ जाएगा, ए सी सी हो जाएगा, ये टी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो चेंजेस आएंगे वो क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। क्या है वो? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बताइए समझ में आया नहीं आया? पक्का आ गया? चलिए क्लियर है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन का डिटेल थी। आगे बढ़े। चलिए आगे। हाँ बेटा बोर्ड पे देखिए। हाँ, लिसन केयरफुली एंड लुक एट द बोर्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। बच्चों म्यूटेशन
होता है, नेचुरली होता है या इंड्यूस्ड होता है, उस बेसिस पर इसके दो टाइप हैं। सिंपल से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड आर्टिफिशियल म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है कि नेचुरली, नेचर के अंदर नेचुरली अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आ रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो दैट इज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। सेकेंड लेते हैं आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। बच्चों मैं बताऊं आपको, कई बार क्या होता है कि जहां रेडिएशन ज्यादा निकलती है, जो मॉलिक्यूलर जो रिसर्च का जो एरिया होता है, ठीक है, एटॉमिक से एटम से रिलेटेड कोई रिसर्च एरिया है, ठीक है, लेबोरेटरीज के अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, तो कई बार क्या होता है लंबे समय तक उनके कांटेक्ट में आने पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या ह्यूमन के अंदर म्यूटेशन आ जाते हैं, चेंज आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अगर म्यूटेशन रेडिएशन के कारण से, केमिकल्स के कारण से, कोई रिसर्च एरिया है, वहां कोई ऐसी गैसेज फॉर्म हो रही है, उसकी वजह से अगर म्यूटेशन हो रहा है, तो उसे हम इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल म्यूटेशन कहते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट लेते हैं म्यूटाजेंस। द फैक्टर्स और सब्सटेंसेस, the factors or substances which induces the mutations are called mutagens। वो फैक्टर और सब्सटेंसेस जो म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस कहते हैं। जैसे कि रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है, ये जो रेडिएशंस होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, इनके कारण से म्यूटेशन हो जाते हैं। केमिकल्स, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के कारण से भी हो जाता है, ज्यादा लंबे समय तक संपर्क में रहने पर, ठीक है। कैफीन के कारण से म्यूटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। कई बार मिनरल, कुछ ऐसे जो हार्मफुल आयन हैं, उनकी वजह से भी म्यूटेशंस हो जाते हैं। तो ये सब रीजन है म्यूटेशन आर्टिफिशियली हो जाने के। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया? पक्का आ गया? चले आगे, पी डिग्री एनालिसिस। समझ में आ रहा है ना? इजी है चैप्टर, इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये चैप्टर, आपको नहीं लगता? पी डिग्री एनालिसिस, हाँ जी बच्चों ध्यान से देखिए। बच्चों आपने पढ़ा कि जो मेंडल है, मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए और पी प्लांट के ऊपर किए, ठीक है। और ठीक है, प्लांट के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, लेकिन क्या ह्यूमन पर कर सकते हैं ऐसा? हमारी जो इथिक्स हैं, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, बिल्कुल अलाउ नहीं करती, ये मर्यादित नहीं है, सही नहीं है। तो मेंडेलियन जो एक्सपेरिमेंट्स है वो ह्यूमन पर नहीं किए जा सकते, ठीक है। तब क्या किया जाए? कोई ट्रेट है, कोई हेरिडिटिक डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है, उसकी इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, उसकी जेनेटिक्स कैसे है, इसको कैसे समझे? तो एक तरीका है, मान लो मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, आपका ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर आपकी लंबाई इतनी ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, मेरे परदादा, मतलब मेरे दादा के जो फादर थे, वो उनकी जनरेशन अपन ने प्लॉट बनाते गए, ठीक है ना, मतलब एक डायग्राम के द्वारा, ठीक है। मेरे मतलब परदादा या परदादी दोनों का, ठीक है, फिर उनके बाद में उनके बच्चे, बच्चों ध्यान से सुनिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि सर हम तो आपकी फैमिली की स्टडी करेंगे, तो आपने एक ग्राफ भी बना लिया कि सबसे पहले मेरे परदादा परदादी, फिर उनकी उनकी अगली जनरेशन, यानी कि मेरे दादा की जो जनरेशन है, उनके भाई सिस्टर वगैरह जो भी हो गए, ठीक है। फिर उसमें भी मेरे दादाजी दादी और उनका, फिर मेरे फादर और का आ जाएगा नीचे, फिर हम लोग, ठीक है ना। तो जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इनके तो परिवार में लंबाई जो है हेरिडिटिक है, जो लंबाई का गुण है वो तो हेरिडिटिक है, इनकी हेरिडिटी में, इनके जीन में, इनके क्रोमोसोम में सारे के सारे लंबे हैं, 6 फीट से नीचे कोई है ही नहीं परिवार में, ठीक है ना, इसीलिए सर की लंबाई ज्यादा है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एनालिसिस से। किसकी? पी डिग्री के एनालिसिस से। तो हम जो ह्यूमंस के अंदर जो उनकी जनरेशंस हैं, उनका जब हम उनकी जो डिसेंट है नेक्स्ट जनरेशन के, उनका हम एनालिसिस करते हैं और उससे किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पी डिग्री एनालिसिस।
इसे हम क्या कहते हैं, पी डिग्री एनालिसिस। तो लंबाई का गुण तो एक वरदान है, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पी डिग्री एनालिसिस के द्वारा हम कई सारी हेरिडिटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी कर सकते हैं, हीमोफीलिया को समझ सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को समझ सकते हैं, ईयर लॉस को समझ सकते हैं, विडोज पीक को समझ सकते हैं, और आपके प्रैक्टिकल में भी है। समझ में आई बात आपके? तो पी डिग्री एनालिसिस के द्वारा किसी भी डिजीज के ट्रांसमिशन को हम नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पॉसिबल है, ये हम समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो कल की क्लास में मैं आपको पहले तो सिंबल्स बताऊंगा, पी डिग्री एनालिसिस के लिए सिंबल्स का नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर होगी बात आपकी? तो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे।